नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज की एक बहुत बड़ी खबर जो कि हमारे भारत से रिलेटेड है। भारत की जीडीपी फोरकास्ट मूडीज ने कट कर दी है। कितनी? मूडीज कट इंडिया जीडीपी फोरकास्ट आफ्टर आईएमएफ वर्ल्ड बैंक इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन स्लो ग्लोबल ग्रोथ वेट। क्या हुआ हम देखते हैं। हमारा देखिए, मूडीज, फिच, ये सब जो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ओके, रेटिंग एजेंसीज, ये दो जो खबर मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ये सभी न्यूज़पेपर्स ने लगभग लगभग कवर की है। रॉयटर्स ने कवर की है और भी बहुत से न्यूज़पेपर्स ने कवर की है। ओके, तो है क्या, देखिए, मूडीज ने पहले फोरकास्ट किया था क्या, FY 2022 के लिए इंडिया की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ 7.7%। ओके, लेकिन उसने अभी हाल ही में आज क्या किया, उसको कट करके 7% कर दिया है। मतलब क्या हुआ, मतलब इनका ये मानना है कि जो भारत की जीडीपी को, जो हमने पहले अनुमान लगाया था कि 7.7% की ग्रोथ दिखाएगी, वो भारत की जीडीपी अब 7.7 नहीं, FY 2022 में 7% ही ग्रो करेगी, 7% ही ग्रो कर पाएगी। ओके, इसकी वजह क्या बताई है इन्होंने, इसकी वजह इन्होंने बताई है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर हमारी जीडीपी की ग्रोथ फोरकास्ट इन्हें कैसे मालूम हो जाती है, पहले से ही ये कैसे फोरकास्ट लगाते हैं कि हाँ इस तरीके से ग्रो करेगी। इसकी पीछे की सबसे बड़ी वजह है डाटा एनालिटिक्स। ओके, इनके पास वो डाटा अवेलेबल है जिससे इन्हें पता चलता है कि कोई भी इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है, किस तरह से वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई है, सप्लाई चेन में क्या गड़बड़ी है, डिमांड कितनी है, वगैरह वगैरह। मूडीज ने क्या किया, 2023 के लिए भी इन्होंने बताया है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 4.8% रहने वाली है 2023 के लिए, और 2024 के लिए, FY 2024 के लिए 6.4% समथिंग ग्रोथ इन्होंने बताया है कि ये रह सकती है अगर इकोनॉमी रिवाइव हुई तो। अगर इकोनॉमी हमारी रिवाइव होती है, मीन्स अच्छे से इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी रिवाइव होती है, क्योंकि हमें पता है पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन चल रहा है इस समय पे। द वर्ल्ड इज फेसिंग चैलेंज ऑफ इन्फ्लेशन, द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड क्या है, रसिया यूक्रेन का वॉर, रसिया यूक्रेन के वॉर की वजह से पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया है। अभी अभी हमने देखा किस तरह से एनर्जी का क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, दो चीजें, किस तरह से फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, फ्यूल प्राइसेस में जिसमें पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल, गैस, यूरोप ने पूरे यूरोप को सप्लाई गैसेस की कहाँ से होती है, मोस्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गैस फॉर द यूरोप इज फ्रॉम द रसिया। रसिया सबसे ज्यादा सबसे बड़ा सप्लायर है यूरोप के लिए गैस का, और रसिया युद्ध में है, रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। नाउ रसिया क्या कर रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है यूरोप का, यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये सब भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और रसिया क्या कर रहा है, रसिया फ्यूल को एज ए वेपन यूज कर रहा है, एज ए वेपन। उसका जब मन करता है तो बोल देता है कि हम फ्यूल ही नहीं देंगे आपको, गैस नहीं देंगे। जब गैस नहीं देंगे तो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसी वजह से अभी इसने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को सस्पेंड कर दिया था। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे कि जो हमारा मूडीज ने कट किया है 7% जीडीपी फोरकास्ट, पहले इसने बताया था 7.7%, अब कहा है कि 7% ही ग्रोथ हो पाएगी। उसके लिए वजह क्या बताई है, सबसे पहली वजह देखिए क्या, द कट इन द ग्रोथ फोरकास्ट कम एज ए रिजल्ट ऑफ द जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ यूक्रेन रसिया वॉर। ओके, रसिया यूक्रेन के वॉर की वजह से ये कट किया गया। ओके, दूसरी चीज क्या है, द ग्लोबल टाइटनिंग ऑफ कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसीज। ओके, सभी कंट्रीज में हमने देखा कि जो भी उनका सेंट्रल बैंक है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, रेपो रेट को इंक्रीज किया है, रेपो रेट को इंक्रीज किया है, रेपो रेट को इंक्रीज किया। उससे क्या हुआ, रेपो रेट को जैसे ही इन्होंने इंक्रीज किया तो जो भी पैसा बाहर था वो बैंक में आया, ज्यादा से ज्यादा पैसा। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा रेपो रेट है क्या, मतलब रेपो रेट क्या, रेपो रेट इंक्रीज करने का मतलब सीधा सा ये है कि जब भी हम पैसा डालेंगे, मान लीजिए कि हमने कुछ पैसा बैंक को दिया, तो बैंक हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा, सीधा सा मतलब ये है आम आदमी के लिए। ओके, तो मान लीजिए पहले बैंक अगर 4% का दे रहा था इंटरेस्ट, और उसने बढ़ा के 6% कर दिया, तो क्या होगा, बाहर मार्केट में जो ज्यादा से ज्यादा पैसा है लोगों के पास, वो बैंक में पैसा डालेंगे, पैसा बैंक में ज्यादा आ जाएगा,
ओके, बैंक में ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो लोगों के पास पैसे होंगे नहीं खर्च करने के लिए, तो क्या होगा, एक्सपेंस कम हो जाएगा, एक्सपेंस लोगों का कम हो जाएगा। एक्सपेंस कम होने से क्या होगा, एक्सपेंस अगर कम होगा तो मतलब सीधे से इसका मतलब क्या है, डिमांड में कमी, डिमांड में कमी, डिमांड विल डिक्रीज, डिमांड घट जाएगी। जैसे डिमांड घटेगी तो ये सीधा सा इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ने वाला है, क्योंकि जब डिमांड कम होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी घट जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी घटेगी मतलब बिजनेसेस क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन को कट कर देंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे, और ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट होता है किस पे, हमारी इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक, इसी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है। अभी क्या है, अभी इन्फ्लेशन हाई है, इन्फ्लेशन अपने पीक पे, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इन्फ्लेशन पीक पे चल रहा है, और वहाँ की एजेंसीज, बड़ी बड़ी एजेंसीज, सेंट्रल बैंक्स ये बोल रहे हैं कि आने वाला समय मीन्स FY23, FY23 फाइनेंशियल ईयर 23 में हमें इन्फ्लेशन के साथ साथ इकोनॉमिक स्लो डाउन से जूझना पड़ सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन का मतलब क्या, मीन्स स्लो डाउन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉट जस्ट इंडिया बट द वर्ल्ड इज सेट टू फेस एन इकोनॉमिक स्लो डाउन अकॉर्डिंग टू मूडीज। मूडीज का यह कहना है कि इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन को फेस करने वाला है आने वाले समय में। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी इन्फ्लेशन पीक पे है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स जो कदम उठा रहे हैं वो हमें इन पक्का है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन में लेके जाने वाला है, इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ लेके जाने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे रेपो रेट्स बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिमांड कम होती जाएगी, जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बैंक्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ से पैसा बैंक में जाएगा, जब लोगों के पास पैसा होगा नहीं कैश तो वो अपना खर्च कम करेंगे, जिसकी वजह से डिमांड में भी कमी आएगी। इन्फ्लेशन बढ़ता कैसे है, इन्फ्लेशन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि डिमांड में, डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, सप्लाई कम हो गई, सप्लाई घट गई, डिमांड बढ़ गई, तो लोग क्या करेंगे, मान लीजिए दो चीज़ें, कोई है, कोई भी चीज़, मान लीजिए दो दो ही क्वांटिटी है किसी चीज़ के, उसके खरीदार 10 हैं, तो क्या होगा, ये ज़्यादा दाम उसका देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, मान लीजिए 5 रुपए की चीज़ के लिए ये लोग 10 रुपए देने को तैयार हो जाएंगे क्योंकि इनको चाहिए वो सामान। तो जब ये 5 रुपए की चीज़ को 10 में खरीदेंगे, इसी को तो महंगाई कहते हैं, यही है इन्फ्लेशन, जब चीज़ों का दाम बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट ऐसे समय में क्या करती है, सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, रेपो रेट को इंक्रीज कर देते हैं। रेपो रेट को इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, इनके पास जो ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है लोगों के पास वो बैंक में चला जाएगा, और जब लोगों के पास, लोगों का पैसा बैंक में चला जाएगा तो एक्सपेंस में कमी आ जाएगी। फिर यही दो चीज़ें, इस दो चीज़ को खरीदने के लिए शायद ही कोई एक व्यक्ति हो, ओके, तो वो बोलेगा कि भाई 5 रुपए की चीज़ को हम 4 में ही खरीदेंगे, जब 4 में खरीदने या फिर कोई खरीदने वाला ही ना हो, समझ रहे हैं, तो मतलब होगा क्या कि डिमांड घट जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा। दूसरी, सिर्फ और सिर्फ हमारा इंडिया ही नहीं, मतलब इंडिया तो अभी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, हम अगर देखें तो इंडिया की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप को देखें, ब्रिटेन तो लगभग लगभग, ब्रिटेन की जीडीपी मीन्स बहुत ज़्यादा घट चुकी है, ब्रिटेन का जीडीपी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा घट चुका है। श्रीलंका जैसे छोटे देश, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देश कोलैप्स करने की कंडीशन में है, ओके, उनका मतलब समथिंग समथिंग दे आर अबाउट टू कोलैप्स, स्थितियां बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। वजह इसका क्या है, सबसे पहली वजह तो अभी अभी जैसे ही पैंडेमिक का टाइम था, पैंडेमिक की वजह से पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई, अचानक से इकोनॉमिक एक्टिविटी पैंडेमिक की वजह से बंद हो गई थी, ओके, तो क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई नहीं, जिसकी वजह से कंट्रीज को बहुत सारा लोन लेना पड़ा, ओके, सर्वाइव करने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए। अब वो लोन चुका नहीं पा रहे हैं कहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी वजह बनी है लोगों, कंट्रीज के कोलैप्स करने की, ओके, इन्फ्लेशन, और इसी इन्फ्लेशन की वजह से ही इकोनॉमिक स्लो डाउन आने वाला है, ओके। इसीलिए जो भी एजेंसीज हैं फोरकास्ट कर रही हैं, वो सभी, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का फोरकास्ट क्या हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। यही वजह है, सबसे बड़ी वजह इसकी रही है इन्फ्लेशन। ग्रोथ अक्रॉस द वर्ल्ड विल रिमेन स्लो, द लोअरिंग फोरकास्ट आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया, वी हैव लोवर्ड अवर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस, मतलब पूरी दुनिया के लिए हमने क्या किया है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को घटाया है। वी एक्सपेक्ट रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ G20 इकोनॉमीज टू
decelerate to 1.3% in 23 FY23, significantly lower than our previous estimate 2.1% and down from an estimated 2.5% growth this year। मतलब इन्होंने FY23 के लिए भी G20 जो इकोनॉमीज हैं, G20 जो कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बताया है कि वो 1.3% डिसलरेट होने वाली है, जिसके लिए पहले उन्होंने 2.1% का फोरकास्ट दिया था। हम देखते हैं कि इसकी वजह जो भी रही है, जो भी है, इन्फ्लेशन वगैरह और इकोनॉमिक रसिया यूक्रेन का वॉर, वो सिर्फ इंडिया ही नहीं, अमेरिका, चाइना, जापान और बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज को इसने अफेक्ट किया है। इंडिया तो बहुत ही सेफ पोजीशन में अभी चल रहा है। उसकी दो वजह है। सबसे पहली वजह एक रही है कि हमने पैंडेमिक के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कैश डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ओके, बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लोगों के पास कैश पहुंचाया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से उनके यहाँ बढ़ा। बहुत सी कंट्रीज में उनका इन्फ्लेशन 40 ईयर के पीक पे है, मीन्स अभी पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है। बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज में, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। ओके, तो ये बात हमें ध्यान देनी होगी कि हमने जो बहुत अच्छा काम किया पैंडेमिक के टाइम में, वो था लिमिटेड कैश डिस्ट्रीब्यूशन। हमने अपने लोगों के पास कैश पहुंचाया, लेकिन लिमिटेड कैश पहुंचाया। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी रसिया और यूक्रेन का वॉर है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं है। रसिया यूक्रेन वॉर का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इन्वॉल्व नहीं है, हम इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है रसिया यूक्रेन वॉर में। हमने सीधा सा कह रखा है कि भाई टेबल पे बैठो, बातचीत करो और इस मुद्दे को सुलझाओ। इंडिया हमेशा ही शांति की मुखालफत करता रहा है, पीस चाहता है। हमने सबको कहा है कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, एरा ऑफ वॉर। हमें आगे देखना होगा, हमें फ्यूचर की तरफ देखना होगा, हमें टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की ओर ध्यान देना होगा, ना कि जमीन हथियाने पे। ओके, तो हमें ध्यान देना है कि हमारी ग्रोथ किस तरह से हो सकती है। इसीलिए हमेशा इंडिया क्या करता रहा है, मुखालफत करता रहा है शांति की। जब भी टेबल पर बैठने की बात होती है, आपस में बातचीत करके मुद्दे को सुलझाने की बात होती है, तो हमेशा इंडिया सबसे आगे होता है। इसीलिए हमने कह रखा है कि जब भी कश्मीर पे बात होगी तो हम आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पे अटैक करके भी कश्मीर को हथियाएंगे नहीं। कश्मीर तो हमारा अभिन्न हिस्सा है, वो तो हम लेकर रहेंगे। आपको बातचीत करके देनी है या फिर जैसे भी, हम तो लेके रहेंगे कश्मीर को, क्योंकि कश्मीर हमारा एक अभिन्न हिस्सा है। ओके, हाँ। सबसे बड़ी चीज जो है वो ये प्रोजेक्शन को लेके है कि हम ये मान सकते हैं कि अभी भी हम एक सेफ, जो कि हमारा 7% का जीडीपी ग्रोथ है, ये सेफ पोजीशन है। ओके, बाकी कंट्रीज जो पूरी दुनिया की हैं, उनकी जीडीपी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा घट चुकी है। हमारी 7% ये FY2022 के लिए है, FY23 के लिए 4.8% इन्होंने, ये मूडीज का प्रेडिक्शन है। रियल जीडीपी ग्रोथ क्या होने वाली है वो तो जब डेटा आएंगे तब पता चलेगा। ओके, लेकिन अगर हम इसको भी मान के चलें कि अगर ये फोरकास्ट सही भी आते हैं, तो भी हम काफ़ी बेहतर पोजीशन में हैं दूसरों की अपेक्षा में, अदर कंट्रीज की अपेक्षा में। ओके, सो थैंक यू।